दुनिया की कोई ऐसी किताब जो आपको वो ज्ञान नहीं दे सकती। वो ज्ञान, भूखा पेट, टूटा दिल और बेरोजगारी के दिन, ये आपको आपकी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन सबक सिखा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दयानंद बरनवाल और मैं अपने चैनल दयानंद क्विज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो टोटल हम लोग अभी पढ़ रहे थे PQRS, जो सीजीएल 2023 के पूछे हुए सारे सवाल थे, है ना। सीजीएल 2023 में 69 PQRS पूछे गए हैं। अभी तक हम लोग 20 PQRS डिस्कस कर चुके हैं और हर PQRS में क्या जो रीजन होता है, क्या कारण इंक्लूड होता है, हम कैसे इन चीज़ों को ट्रेस करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, कैसे ट्रेस कर, मैं बस एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ ताकि आप इन चीज़ों के प्रति सजग रहें, है ना। कि इन चीज़ों के प्रति देखिए, मैंने ये छोटी सी ट्रिक आपके पीछे प्रीवियस वीडियो में रखी थी और यदि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो इस चीज़ को स्किप मत कीजिएगा। बिल्कुल मैं स्किप करने नहीं बोल रहा हूँ, स्किप नहीं करने बोल रहा हूँ। क्यों नहीं बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने इसमें अपडेट किया है। ठीक है, मैं स्किप करने नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इसमें अपडेट किया। देखिए, फर्स्ट लाइन तो ठीक है कि आपको रिपीटेशन ढूंढने, ये 99% चांस होंगे कि आपको सही उत्तर तक पहुँचा देंगे। दूसरा चीज़ मैंने बताया था कि इंडिपेंडेंट लाइन और सब्जेक्ट लाइन ढूंढनी है। जैसे राम इज इनकम्प्लीट होता है, इससे राम इज क्या है पता नहीं है, लेकिन राम इज ए बॉय बोले तो एक कंप्लीट मीनिंग देता है कि राम क्या है, एक बॉय है। तीसरा चीज़ मैंने बताया कि जो इंडिपेंडेंट और सब्जेक्ट लाइन होता है ना, उसमें प्रोनाउन है, जैसे ईट, दे, हिज, दाई सब नहीं मिलेगा। ठीक है, एक थर्ड पॉइंट मैंने बताया था, हालांकि ये जो पॉइंट है ना, ये इसके लिए था, प्रोनाउन के लिए। सेकंड पॉइंट ध्यान रखिएगा कि नो कंजक्शन, कोई लिंकिंग वर्ड इसमें नहीं मिलेगा। लिंक करने वाला मतलब इसके बाद कोई अर्थ निकले ऐसा नहीं मिलेगा। ये सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि प्रोनाउन ढूंढिए। अगर कहीं प्रोनाउन आता है तो जरूर है कि उस प्रोनाउन से पहले उस चीज़ का डिस्कशन हुआ होगा, समझे। अगर कभी सेंटेंस में प्रोनाउन आता है तो जरूर है कि उस प्रोनाउन जरूर इससे पहले किसी के लिए होगा। देखिए, मैं बोलूँ राम इज ए बॉय, राम इज ए बॉय, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट। तो अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ ही इज इंटेलिजेंट, तो यहाँ ही किसके लिए आया है? राम के लिए आया है। मतलब जब भी आपको प्रोनाउन दिखे तो वो किसी जिसके लिए आया, वो कहीं ना कहीं पहले उसका विवरण मिलेगा, है ना। ठीक है, तो राम, जैसे राम इज ए बॉय, ही आया है ना। तो इस चीज़ को ही मैं समझा रहा था आपको। अब मैं आपको समझाता हूँ एक चीज़ और। देखिए, एक चीज़ और, यहाँ ईट, ये तो हो गया फाइंड। आपको सोचना कैसे, जब भी प्रोनाउन आ जाए तो उसमें आपको सोचना है अपने आप से, बस ये सवाल पूछनी है किसके लिए आया है। जब प्रोनाउन कहीं मान लीजिए ईट दिख जाए, किसके लिए आया है? ही जाए किसके लिए? दे आए किसके लिए? दी जाए किसके लिए? ढूंढना है सब। दे आ जाए तो किसके लिए आया है ना। अब समझ लीजिए, एक चीज होता है आपके सामने मैं बताऊंगा। जैसे देखिए, यहाँ लिखा हुआ आर्टिकल, जब दा आ जाए, जैसे मैं बोलूँ द ट्री, जब द ट्री आ जाए, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि ये ट्री को स्पेसिफिक कर रहा है। जैसे मान लीजिए मैं एक ट्री यहाँ पे है और मैं बोल रहा हूँ ये ट्री के बारे में बताना है मेरे को, मैं इस ट्री को डिनोट कर रहा हूँ, तो मैं इस ट्री करूंगा। मैं ये ट्री को स्पेसिफिक कर रहा हूँ, स्पेसिफिक कर रहा हूँ, इसके लिए मैं पहले दा लगा दूंगा, यानी अब दा ट्री बोलूंगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे सामने बहुत सारे ट्री है, बहुत सारे ट्री है। मान लीजिए एक और ट्री मैं यहाँ छाप देता हूँ, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इस ट्री के बारे में बोल रहा हूँ। तो जब मैं इस ट्री के बारे में बोल रहा हूँ तो मतलब मैं इसको स्पेसिफिक कर रहा हूँ। तो जब मैं इसको स्पेसिफिक कर रहा हूँ तो मैं क्या दा लगा दे रहा हूँ, है ना। मान लीजिए एक ट्री है, अब मैं इसको स्पेसिफिक करना चाहता हूँ कि ये ट्री नहीं, ये ओलिव ट्री है ना। यानी मेरे पास जब ट्री था तो स्पेसिफिक नहीं था, लेकिन जब मैं बता दिया कि कौन सा ट्री है तो ओलिव ट्री है। मतलब क्या, मैंने इसको ओलिव वर्ड लगाकर इसको स्पेसिफिक किया है, इसलिए इसके पहले मैं दा लगा दूंगा, है ना। वही चीज़ मैंने लिखा है कि द ट्री बोलिए तो ये स्पेसिफिक ट्री होता है, लेकिन द ओलिव ट्री बोलिए तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो ट्री की बात कर रहे हो वो ओलिव का, और यही इसको स्पेसिफिक कर रहा है ना। कि जिस ट्री की आप बात कर रहे हो वो ओलिव का ट्री है और यही इसका स्पेसिफिक है ना। ये इसी चीज़ को एक खास बना रहा है कि वो ट्री कौन सा, ओलिव ट्री है, इसलिए इसके साथ दा आया है ना, समझे। और दूसरा ये चीज़ बता दिया मैंने। एक चीज़ मैं बताया था कि बट, और ये बात बताया कि बट के पहले यदि नेगेटिव मीनिंग है और तो इसके बट के पहले यदि पॉजिटिव है इसके बाद नेगेटिव आएगा, और इसके पहले नेगेटिव इसके बाद पॉजिटिव आएगा। जैसे जैसे वह बहुत मेहनती है लेकिन लक साथ नहीं देता है। तो बहुत मेहनती है पॉजिटिव चीज़ है, बट लक साथ नहीं देता है नेगेटिव चीज़ है। यानी बट के पहले यदि पॉजिटिव होगा तो उसके बाद नेगेटिव, अगर उसके पहले नेगेटिव लाइन होगा तो उसके बाद पॉजिटिव। वही सेम सिनेरियो वेरेज के लिए है। देखिए, बट मतलब लेकिन होता है और वेयर एज मतलब जबकि होता है। तो दोनों में याद रखिएगा, दोनों का सेम मीनिंग होता है। वेयर एज के पहले पॉजिटिव तो बाद में नेगेटिव, पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव। ठीक है, कुछ और चीज़ ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए सेंटेंस में आपको हैंड्स दिख जाए, देयरफॉर दिख जाए, एज ए रिजल्ट दिख जाए, तो जनरली ये सब सेंटेंस का लास्ट पार्ट होता है या सेकेंड लास्ट होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी कुछ भी नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट डेंजर चीज़ ये है कि एक चीज़ मैंने इंपॉर्टेंट आपको यहाँ बताया था कि आप सवाल पूछिए।
बहुत सारे सवाल अभी आपको इस सीजन में मिलेंगे कि कोई भी लाइन आता है तो उसमें सवाल पूछे क्यों, किस लिए, कैसा, कितना, है ना, ऐसा सवाल। आप यहाँ पर एक वर्ड विच भी ऐड कर सकते हो, है ना, विच, कितना वगैरह मिलेगा सारे सवाल। बाकी एक सवाल आपको यह ध्यान रखना है कि आर्टिकल आ जाए, कुछ प्रीपोजिशन आ जाए, और एक वर्ड मैं बताता हूँ जैसे नेक्स्ट वर्ड मिल जाए। तो नेक्स्ट मतलब क्या है, जब मैं नेक्स्ट लिखूँ तो जरूरत है कि इसके पहले उस चीज़ की चर्चा हुई होगी। इवन लिखूँ या ये सब वर्ड लिखूँ, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, अब मैं जो मेरे को बेसिक बताना था मैं आपको बता चुका हूँ, और अभी मैं इसको, चलिए सीधा सीरीज पे चलते हैं। ये मेरी एक दो वीडियो में आपको दिखेगी, मैं इसको डिस्कस करूंगा ताकि कुछ जो न्यू बच्चे मेरे बीच से वीडियो देख रहे होंगे उन्हें चीज़ें समझ में आ जाए कि मैं उन्हें को क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ और किस तरह इनको सोचना है। ठीक है, तो चलिए अब सीधा सीजन ही शुरू करते हैं। बिल्कुल टाइम नहीं लेकिन नंबर तक मैं बता सकूँ 21 सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पर यदि मैं एक ऑप्शन, मैं पहले ऑप्शन ओवरव्यू कीजिए, है ना। यानी मैंने देखा कि ये रिपीट नहीं, एक या दो, हाई चांस है ये दोनों में से कोई एक हो सकता है, हाई चांस है कि दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो ग्राफोलॉजी टेल्स देम अबाउट, देम किसको, यानी यदि ये प्रोनाउन आया है तो सवाल उठता है कि ये देम कौन है ना, ये देम कौन है। तो इसका मतलब ये यहाँ से ये समझ में आता है आपको कि जो ये नंबर है वो मेरा शुरुआत नहीं है ना, जो ये नंबर है मेरा वो शुरुआत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम ये और ये माने थे ना, ये दोनों मेरा शुरुआत तो हो ही नहीं सकता। अभी मैंने आपको बताया ग्राफोलॉजी मतलब क्या होता है, अध्ययन होता है। अध्ययन क्या, कि मनुष्य के व्यक्तित्व के अध्ययन को हम लोग ग्राफोलॉजी बोलते हैं। यहाँ देम किसके लिए, ये सवाल बनता है कि यहाँ देम ये मेनी कंपनी के लिए भी हो सकता है और ये देम ब्रिटिश मैनेजमेंट के लिए भी हो सकता है। ठीक है, देखिए ब्रिटिश मैनेजमेंट यहाँ सिंगुलर है, ब्रिटिश मैनेजमेंट क्या है यहाँ सिंगुलर है, और कंपनीज यहाँ क्या प्लूरल है। तो देम ऑब्वियसली कंपनीज के लिए आया होगा, यानी मैं बोल सकता हूँ कि बी के बाद ये होगा, है ना। अब ये तो शुरुआत नहीं होने वाला, और दूसरी चीज मैंने कहा कि बी के बाद ये होगा, इसका मतलब क्या हुआ, ज्यादा चांस है कि 4 नंबर हो, है ना, ज्यादा चांस है, समझो। अब समझिए, अब यहां पर एक वर्ड है इट, यानी जब मैं बोल रहा हूं कि बी के बाद ये है, ठीक है, तो बी में मैं देख रहा हूं इट इस्तेमाल को, ये इट किसके लिए आया होगा, ग्राफोलॉजी के लिए आया होगा, कि मेनी कंपनी जो है ग्राफोलॉजी का इस्तेमाल करती है ना, ठीक है। तो यहाँ जो ये होगा, ये आप बोल सकते हो, फिर यहाँ सी हो जाएगा फिर, है ना, सी नंबर। कि यहाँ भी ग्राफोलॉजी बोला गया कि ग्राफोलॉजी प्लेज ए कोवर्ट रोल, एक गुप्त रोल निर्भर करता है ब्रिटिश मैनेजमेंट में, और मेनी कंपनीज यूज इट फॉर एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट, मतलब ब्रिटिश मैनेजमेंट भी इस चीज़ का इस्तेमाल कर रही थी ग्राफोलॉजी का, और मेनी कंपनीज भी फिर इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दी, है ना, समझे। यानी ये नंबर में जो देम आया था वो देम चूंकि प्लूरल था तो प्लूरल कंपनी के लिए आया होगा, तो यहाँ कंपनीज आ गई, और कंपनीज में यहाँ पर आपको ईट दिख गया, चूंकि ईट क्या है, इसके लिए आया, ग्राफोलॉजी के लिए आया है, और ब्रिटिश मैनेजमेंट इसका इस्तेमाल करती थी, इसलिए ये जो ईट है वो ब्रिटिश मैनेजमेंट के लिए आ गया, मतलब ब्रिटिश मैनेजमेंट जो ग्राफोलॉजी इस्तेमाल हुआ उसके लिए आ गया, तो इसलिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनेगा CBA का, तो ये आपका सही हो जाता है ना। चलिए ठीक है, देखते हैं कि सी नंबर क्यों सही नहीं होता। यहाँ पर आप देख रहे हो, यदि मैं इसको शुरू कर दूं तो ये मेरा इंडिपेंडेंट लाइन नहीं बन सकता, ये इंडिपेंडेंट लाइन नहीं बनेगा, या सब्जेक्ट लाइन नहीं बनेगा। मैंने बोला था सब्जेक्ट लाइन में कोई लिंकिंग नहीं होता है। डिस्पाइट पब्लिक सर्टिज ग्रास होल प्लेज ए कोवर्ट रोल, ये दिखता है कि कहीं मिडिल लाइन है ये, है ना। ये डिस्पाइट वर्ड के बावजूद मतलब किसके बावजूद, एक मिडिल लाइन दिखता है, इससे कोई लिंक नहीं बनता कि ये शुरुआती लाइन हो सकता है। ठीक है, देखिए 22 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। दिस या दिस इंटरेस्ट मतलब किस इंटरेस्ट की बात कर रहा है पता नहीं, दिस इंटरेस्ट मतलब किस इंटरेस्ट की बात कर रहा है पता नहीं, मतलब ये तो समझ में आया कि डी से शुरू नहीं होगा। अगर यहाँ पे दिस इंटरेस्ट की चर्चा है तो किस इंटरेस्ट की चर्चा है, इसकी चर्चा कहीं पहले हुआ होगा, यानी कहीं आपको पहले इंटरेस्ट वर्ड दिखेगा, है ना, तभी तो बोल रहा है कि दिस इंटरेस्ट होना चाहिए कि हम सब्जेक्ट लाइन ढूंढें, सब्जेक्ट लाइन इंडिपेंडेंट होगा। अब मैं एक बार पढ़ने की कोशिश कर, दिस इंटरेस्ट वाज सेंटर ऑन मैंस फिलोसॉफिकल ओरिजिन स्टार्टिंग विद द वर्क ऑन, देखिए यहाँ पे एक सी नंबर मेरे को लगता है ये शुरुआती लाइन हो सकता है ना, ठीक है, एक शुरुआती लाइन हो सकता है। अच्छा एक चीज मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आप देख रहे होगे कि यहाँ भी इंटरेस्ट वर्ड है, यहाँ भी इंटरेस्ट वर्ड है, यहाँ भी इंटरेस्ट वर्ड है, तीन ऑप्शन में इंटरेस्ट वर्ड है कि दिस इंटरेस्ट वाज सेंटर स्टार्टिंग विद द वर्क ऑन हेरिडिटी मेंडल इन 1960 एंड द रिकॉग्निशन ऑफ इट्स सिग्निफिकेंस इन 1990, इंटरेस्ट शिफ्टेड टू द प्रॉब्लम ऑफ मैंस ओंटोजेनेटिक ओरिजिन्स, कि जो गोर्जर मेंडल का 1860 था और उसका जो रिकॉग्निशन 1900 में मिला, मैन का शिफ्ट हो गया, इंटरेस्ट शिफ्टेड, देखिए इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया, यहाँ पर जो चर्चा है इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया, तो इसका मतलब ये होगा कि पहले कहीं इंटरेस्ट आया होगा और उस इंटरेस्ट को शिफ्ट होने की बात कर रहा है ना, उस इंटरेस्ट को शिफ्ट होने की बात किया जा रहा है।
आप यहाँ ध्यान से, डी में लिखा हुआ है कि द इस इंटरेस्ट वाज सेंटर ऑन मैंस फाइलोलॉजिकल ओरिजिन, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है कि शिफ्टेड टू प्रॉब्लम ऑफ मैंस ऑन्टोलॉजिकल ओरिजिन, ECD, है ना, या BDC, ये होना चाहिए आपका, है ना। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, आप देखिएगा कि यहाँ तो इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया, तो मतलब पहले के इंटरेस्ट आया होगा, एक इंटरेस्ट आपका यहाँ पे आया है B नंबर में, B इंटरेस्ट आया है। अब ये यहाँ जो इंटरेस्ट था उसको नाम दिया गया, उस बेसिक था, ओरिजिन था उसका फाइलो, यानी D नंबर, है ना। और फिर जो C नंबर आया उसमें खुद ही लिखा हुआ है ओंटो, यानी BDC मेरे को कॉम्बिनेशन दे रहा है, तो BDC कॉम्बिनेशन दे रहा है, तो आपका जो है फिर ये सही होना चाहिए, है ना। 4 नंबर सही हो जाएगा, 22 का 4 नंबर, तो BD होना चाहिए। बस ये कॉम्बिनेशन बस याद रखना है। मेंडल सिंपल लॉज ऑफ हेरेडिटी केम टू वाइडली नोन एंड वर अनक्रिटिकली अज्यूम टू अप्लाई टू ऑल ह्यूमन कैरेक्टर्स, ठीक है। तो आपका 22 का जो है 4 नंबर आंसर सही हो जाएगा। थोड़ा मुश्किल भरा है ये, है ना, क्योंकि इसमें कोई लिंक नहीं बन रहा है, इससे आपको कहानियां बस सोचनी पड़ रही है, ठीक है। एक बार मैं इसका आंसर मिला लेता हूँ कि मैंने जो सेलेक्ट किया है वो सही है या गलत, ठीक है। तो देखिए जैसा मैंने ढूंढा था वो आंसर वही है, BDC है ना, ठीक है। तो बस वर्ड से सिलेक्शन करना था और वो सही हो गया, है ना। चलिए चलते हैं 23 नंबर सवाल को देखते हैं कि 23 नंबर सवाल में क्या आंसर है। चलिए ठीक है, देखिए आप 23 नंबर सवाल को देखिए, ठीक है। आप देखिएगा या तो D से शुरू है या C से शुरू है, या तो सेंटेंस D से शुरू है या सेंटेंस C से शुरू है। ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, मतलब ये उस स्तर का PQRS है जिसमें आप शायद उतना सोच भी ना पाए। अब या तो D से शुरू होगा, ऐसे मोस्ट, देखिए आप पढ़िए, एंजाइटी इज ए सेड रियलिटी ऑफ टूडेज टाइम दैट हैज प्लेगुड या नंबर ऑफ अस, प्लेगुड मतलब होता है बीमार करना, इन ए वेरियस डिफरेंट वे, ठीक है। तो एक जनरल सेंटेंस दिखता है, एक इंडिपेंडेंट लाइन दिखता है, तो हाईली चांस है कि ये D से शुरू हो, हाईली चांस है कि आंसर ये क्या दूसरे शुरू हो। देखिए मोस्ट पीपल डोंट इवन रियलाइज दे यहाँ किसके लिए आया है, पीपल के लिए आया है, कोई दिक्कत नहीं है। हैव एंजाइटी एंड टेक करेक्टिव मेजर्स अंटिल इट एम्पलीफाइज एंड गेट आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। अच्छा एक वर्ड यहाँ पर मेरे को मिला वेयर एज, एक वर्ड मेरे को मिला यहाँ पे वेयर एज। मैंने अभी बताया था कि वेयर एज मतलब होता है जबकि, जबकि यही मैंने बताया, जैसे बट का बताया था कि एक तरफ पॉजिटिव होगा इधर नेगेटिव होगा, उसी तरह वेयर एज के बारे में बताया था कि यदि एक तरफ नेगेटिव है तो एक तरफ पॉजिटिव होगा, या यदि एक तरफ नेगेटिव है तो दूसरा तरफ पॉजिटिव होगा। इसका मतलब हुआ कि यहाँ से हम एक लिंक तैयार कर सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि हाई प्रोबेबिलिटी है D से शुरू हो, लेकिन यदि मेरे को वेयर एज मिल गया है तो मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा यहीं से। लिखा हुआ है कि वेयर एज एंजाइटी अटैक्स, ठीक है, एंजाइटी पूरे साथ पे पढ़िए, एंजाइटी अटैक्स है, स्वीटिंग है, ट्रैम्बलिंग है, एंड हैविंग ए फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर माइट सजेस्ट एडवांस एंजाइटी, ठीक है। यानी वेयर एज के बाद लिखा हुआ है एडवांस, है ना। और यहाँ पर देखिए सिम्टम्स लाइक नर्वसनेस, इंक्रीज हार्ट रेट एंड फीलिंग वीक आर सम ऑफ द स्टार्टिंग साइन ऑफ एंजाइटी। आप देख रहे हो कि वेराइज से लिंक करने की कोशिश कर रहा है कि जहाँ पे कुछ चीज़ें हैं वो शुरुआती स्टेज को एंजाइटी दिखाया गया कि शुरुआती स्टेज ऑफ एंजाइटी में क्या क्या होता है, और वेराइज जबकि एडवांस जब आपको ज़्यादा एंजाइटी हो जाए तब आपके लिए क्या क्या होता है ना, समझ रहे हो। यानी यहाँ से हम एक लिंक बना सकते हैं कि ये के बाद B होगा और ये डायरेक्ट होगा, बट वाला में कोई बीच में कुछ नहीं आता। यानी अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि शुरुआती स्टेज में जो एंजाइटी होता है, जो शुरुआती स्टेज का एंजाइटी होता है उस, चुप रहेंगे, स्टार्टिंग स्टेज का जो एंजाइटी होता है उसमें आप नर्वसनेस फील करते हो, हार्ट रेट आपका कम हो जाता है, फीलिंग आप कमजोर महसूस करते हो, और जब एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आपको एंजाइटी अटैक होते हैं, स्वीटिंग ज़्यादा, पसीना आता है, आप हवड़ा जाते हो। तो ये के बाद भी एक डायरेक्ट पेयर हमको मिलता है, तो ये के बाद भी डायरेक्ट पेयर मिलता है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि B के बाद ये तो नहीं होगा, है ना। यानी ये नंबर मैं छाट सकता हूँ। दूसरी चीज़ मैंने बोला कि ये डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट होता है मतलब ये के बाद भी तुरंत होगा, मतलब ये भी नहीं होगा, मतलब लिटरली आता है कि 2 या 3 में से आपको एक चुन दो, ठीक है, ठीक है। अभी मैंने बताया कि D हाई प्रोबेबिलिटी है कि D से शुरू होगा सेंटेंस, एंड DC ये भी एक आपका सही आंसर बनता है, ये नहीं होगा फिर, है ना। अच्छा CD ये भी क्यों नहीं होगा, क्योंकि लिंक नहीं दे रहा है कि जनरल सेंटेंस D ही मिलता है, C नहीं मिलता, ठीक है। अच्छा यदि मैं मान भी लूँ, चलिए ठीक है, थोड़ा बोलते हैं C के बाद ये हो सकता है क्या, यदि मैं ये भी सोच लूँ ये भी एक आंसर हो सकता है, D के बाद ये हो सकता है क्या, ये भी एक आंसर हो सकता है ना, लेकिन नहीं हो सकता क्योंकि फिर C को हम लिंक नहीं कर पाओगे,
ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सेकंड नंबर यही सही है, क्योंकि डी आपका एक जनरल सेंटेंस हो जाएगा। उसी को डिफाइन किया गया है सी में कि कई लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि उसको एंजाइटी है ना। और फिर शुरुआती लक्षण ये और लास्ट लक्षण ये है। ठीक है, तो आपका सेकंड नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, 23 का। चलिए 24 नंबर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे आप सवाल देखिएगा 24 नंबर का। ये 4 पॉइंट है और यहाँ पर अगर मैं देखूँ सी रिवाइज ज़्यादा हुआ है, सी की रिपीटेशन ज़्यादा है, इसका मतलब मैं समझ सकता हूँ कि 3 या 4 में से कोई एक आंसर हो सकता है। अब देखिए ध्यान से, एक चीज़ मैंने बताया कि एज ए रिजल्ट जो आता है ना, या तो लास्ट में होता है या सेकेंड लास्ट में होता है। सिंपल, एज ए रिजल्ट है, देयरफॉर है, हेंस है, सेकेंड लास्ट में होगा या लास्ट में होगा। ज़्यादातर केस में मतलब हाई प्रोबेबिलिटी है इसमें कि डी मेरा लास्ट में जाए, तो यानी डी मेरा यदि लास्ट में जाएगा तो फिर मेरा या तो 2 सही हो सकता है या 3 सही हो सकता है। सिंपल है ना, या तो 2 सही हो सकता है या 3 सही हो सकता है ना। ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। तो एक चीज़ और देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ बता रहा था आपको कि जैसे मान लीजिए आपके सामने 2-3 ट्री है, तो जब आपको बताना है इस ट्री के बारे में, तो इस ट्री के बारे में बोलना है तो आप इसको स्पेसिफिक कर रहे हो। अगर आप बोल रहे हो ये वाली ट्री है, दुनिया में तो बहुत सारी ट्री होगी, लेकिन आप जिस ट्री के बारे में बोल रहे हो यदि आप उसके बारे में आप उसको स्पेसिफिक कर रहे हो, और आप जब भी हम स्पेसिफिक करते हैं हम दा लगाते हैं, है ना। मान लीजिए आप ट्री तो लिख दिया, अब कौन सी ट्री है पता नहीं है, आपने बोला नहीं ये तो ओलिव ट्री है, ओलिव ट्री। तो यहाँ भी आप क्या कर रहे हो, ट्री को स्पेसिफिक कर रहे हो। अरे ट्री तो आम का भी हो सकता है, नींबू का भी हो सकता है ना, अंगूर का भी हो सकता है, खरबूज का भी, खरबूज का तो ट्री नहीं होता है, ट्री तो किसी को, लेकिन आप ओलिव लगा के क्या कर रहे हो, ट्री को स्पेसिफिक कर रहे हो। तो जब आप स्पेसिफिक करते हो तो आप दा लगाते हो, तो द ओलिव ट्री हो जाएगा, है ना। समझो, तो यहाँ पे जो देखिए यहाँ पर जो दा ट्री आया है ना, इसका मतलब हुआ कि ट्री की चर्चा पहले कभी हुई होगी, तभी आप दा ट्री लगा रहे हो। लेकिन जब द ओलिव ट्री लगा रहे हो, इसका मतलब हुआ कि आप यहीं पे इसकी चर्चा कर दे रहे हो। समझ रहे हो, देखिए अदर ट्री होता तो मतलब इसकी चर्चा पहले हुई होगी, तब जाके हम बोल रहे कि वो ट्री, अच्छा वो ट्री में दिक्कत है। लेकिन आप ट्री में सीधा ओलिव लगा दिए हो, तो हम लोग तो दा ओलिव के लिए लगाए हैं, तो दा ओलिव ट्री का मतलब कभी नहीं निकलेगा इसकी चर्चा पहली हुई होगी, है ना। दा ओलिव ट्री एक जनरल सेंटेंस या शुरुआती सेंटेंस होगा। ठीक है, अब समझने की कोशिश कीजिए। मैं इसको मिटाता हूं। अभी तक आपके सामने मैं आपको बता चुका हूं कि जो है हाई चांस है कि सेकंड या थर्ड में से कोई एक आंसर होगा। क्यों? क्योंकि एजे रिजल्ट वाला जो वर्ड है वो लास्ट में आता है। ठीक है, अब मैं देखता हूं कि अगर ये दोनों, तो ये और सी से शुरू होना चाहिए, प्रैक्टिकली ये और सी से शुरू होना चाहिए। लिखा हुआ है द ओलिव ट्री ग्रो स्लोली एट लिव्स या लॉन्ग टाइम, कि जो ओलिव ट्री है वो स्लोली ग्रो करता है लेकिन लंबे समय तक जीता है। द ओलिव इज ए नॉन वेल नॉन मेडिटेरियन नेटिव एवरग्रीन ट्री हाउ ट्री हुज, हुज किसके लिए आया है, ओलिव के लिए। हुज फ्रूट एंड ऑयल आर यूज्ड इन कुसाइन एंड कुकिंग। एक जनरल सेंटेंस दिखता है, जनरल बोलिए, इंडिपेंडेंट बोलिए, या सब्जेक्ट लाइन बोलिए, सब बोल सकते हो उसको, है ना, या सब्जेक्ट लाइन बोलिए, तीनों बोल सकते हो। यानी ये हाई चांस है कि ये सी से शुरू होगा, है ना, सी से ही शुरू होगा। एक्चुअली सब्जेक्ट लाइन यदि आप लेकर चलो तो ये सी से ही शुरू होगा, कहीं भी आपको सब्जेक्ट लाइन पढ़ने को नहीं मिलेगा। ठीक है, एक लिंकिंग इसमें आप और कर सकते थे, एक लिंकिंग आप इसमें और कर सकते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है द ओलिव ट्री ग्रो स्लोली एट लिव्स या लॉन्ग टाइम। ठीक है, लॉन्ग टाइम जी पाता है, यानी धीरे धीरे ग्रोथ करता है लेकिन लंबे समय तक जीता है। लंबे समय तक जीता है, इसका मतलब यह हुआ कि एजे रिजल्ट यहाँ लिखा हुआ है, तो एजे रिजल्ट किसके लिए आया, क्या परिणाम था, परिणाम था क्या कि वो लंबे समय तक जीता है। इसका परिणाम ये होता है कि इसको एक इमोर्टल ट्री भी बोला जाता है ना, समझे, है ना, कि वो लंबे समय तक जीता है इसलिए इसको इमोर्टल ट्री बोला जाता है। देखिए यहाँ पर एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा, जैसे मेरा अभी सामने पैदा हो गया, लॉन्ग टाइम मैंने बोला तो उसे सेंस आ गया कि इमोर्टल ट्री होगा, लेकिन ये नहीं। यहाँ लिखा हुआ है द इमोर्टल ट्री। ठीक है, द इमोर्टल ट्री, यानी द इमोर्टल ट्री आप किसको रेफरेंस कर रहे हो, आप देखिए बी नंबर में पढ़िएगा। अच्छा मैं ये और बी को बोलूँ ना, तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये और बी जब भी आएगा साथ में आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में एक ट्री की टाइमिंग की चर्चा है, कि यहाँ पर बोला कि ओलिव ट्री लंबे समय तक जीता है, उसमें बोला क्या कि एक ओलिव ट्री का पता चला है जो 300 से 400, मतलब जनरली हर ओलिव ट्री 300 से 400 साल जीती है, लेकिन एक ओलिव ट्री का पता चला है जो 3000 साल जी गई है। ठीक है, जनरली ओलिव ट्री 300 से 400 साल जीती है, लेकिन एक ओलिव ट्री का पता चला है कि वो 3000 साल से जी गई है, इसलिए इसको इमोर्टल ट्री बोला गया। तो आप समझ गए कि जो बी के बाद डी एक हाई चांस बनता है, बी के बाद डी भी बन सकता है, ए के बाद भी डी बन सकता है।
कुछ भी हो सकता है ना। समझो कि बी के बाद डी हो सकता है, ए के बाद, ये लॉन्ग टाइम को लेकर आप बोल सकते हो कि इमॉर्टल ट्री है, लेकिन बी नंबर ही इसका ज़्यादा सही आंसर होगा, क्योंकि बोल रहा है कि 3,000 साल जी गया, इसलिए इसको इमॉर्टल की, इतना साल को ट्री नहीं जी सकता, इसलिए इसको इमॉर्टल ट्री बोला जा रहा है ना। तो यहाँ पे आपका जो है ये ही सही आंसर होगा सेकंड, क्योंकि मैंने बोला कि डी लास्ट में जाएगा, तो यही दोनों में से आपको एक चुनना था। ऊपर से एक चीज़ मैंने ये भी बताया कि ए और बी जो होगा ना वो साथ में आएगा, ए और बी क्या है, साथ में आएगा। कभी भी जब साथ में आएगा तो यही दोनों में से, अच्छा दोनों में भी ये भी साथ में है ना। तो शुरुआती जो लाइन है सी, ये जनरल मीनिंग देता है, इसलिए यही इसका आंसर होगा। 25 नंबर का सवाल देखिएगा, है ना। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सी सेंटेंस शुरू किया गया, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी है कि सेंटेंस या तो एक से शुरू होगा या दो से शुरू होगा, मतलब या तो एक नंबर सही होगा या दो नंबर सही होगा, ठीक है। अब मैं देखते देखिए, मेरे को सामने यहाँ एक वर्ड मिलता है बट, है ना, यहाँ पर मिलता है वर्ड सो, और यहाँ पर एक वर्ड मिल रहा है द यूनिकनेस। अब सवाल उठता है कि कौन सा यूनिकनेस, मतलब क्या एकता दिखाई जा रही है। तो आप सी नंबर में पढ़िए, तो यहाँ लिखा हुआ है इंडिया, यह वेरी लार्ज कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत सारे रिलीजन है, बहुत सारे मिनी कल्चर्स है और बहुत सारे लैंग्वेज है, हैज़ बीन अचीविंग सक्सेस इन ऑल फील्ड। मतलब दुनिया में भारत में जितने भी कल्चर हैं, कितने भी भाषाएं हैं, कितने भी धर्म हैं, सभी तरक्की कर रहे हैं। ये जो यूनिकनेस है, यानी ये जो यूनिकनेस की चर्चा की गई है, वो इसकी चर्चा की गई है। यानी आप बोल सकते हो कि सी के बाद बी होगा। देखिए डायरेक्ट हो सकता है, इमीडिएट हो सकता है, सवाल ये है कि इमीडिएट होगा कि नहीं होगा, इसका पता नहीं। इमीडिएट होगा, एक्चुअली इमीडिएट होगा कि द यूनिकनेस लिखो, कि ये जो यूनिकनेस है ना, है ना। तो इसका मतलब ये होगा सी के बाद ई बी इमीडिएट होगा आपका। तो सी के बाद यदि बी इमीडिएट होगा आपका, तो मतलब हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपका ये आंसर होगा। दूसरी चीज आप देखिए कि सी के बाद यदि मैं बोल रहा हूँ बी आएगा, ये तो पता चलता है कि सी के बाद बी आएगा, इसका मतलब हुआ कि बी के बाद सी तो नहीं आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि बी के बाद सी तो आएगा ही नहीं, तो मतलब ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, दो ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यदि मान लीजिए थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रह भी जाता है कि ये दोनों में से कौन होगा, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पे। देखिए इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, और ये यूनिकनेस है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी ड्यू टू विच देयर आर प्रॉब्लम्स हियर एंड देयर एट टाइम्स, ठीक है। बट इवन अ स्मॉल कंट्रीज विथ मोनोलिथिक सोसाइटीज हैव मोर प्रॉब्लम। मतलब बी में बोला गया कि ये यूनिकनेस है ना, इंडिया की ताकत है डाइवर्सिटी की, लेकिन इसकी अपनी भी कुछ प्रॉब्लम है ना, इसकी अपनी भी प्रॉब्लम है। लेकिन डी नंबर में बोला गया है, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे कंट्री जहाँ पर एक ही सोसाइटी है, एक ही धर्म है, एक ही रिलीजन कुछ भी है, वहाँ तो इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, वहाँ तो इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। बी के बाद डी ज़्यादा लिंक देता है, उसके बाद ये ठीक है। सो इसलिए द प्रॉब्लम इंडिया शुड नॉट बी व्यूड एज द फेल्योर ऑफ द ग्रेट नेशन। इसलिए इंडिया की जो प्रॉब्लम है उसको ऐसे देखना नहीं चाहिए कि वो एक इंडिया का क्या एक फेल्योर है, ठीक है। तो सी बी डी ए आपका सेकंड नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। बी सी बी ए यानी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि आपका ये क्या तीर से शुरू होगा, ठीक है। अच्छा इसमें तो कुछ बताना ही ना, देखिए यहाँ फर्स्ट लिखा हुआ है, या थर्ड लिखा हुआ है, या सेकंड लिखा हुआ है, तो मतलब ये डी सी ये तो होगा ही पेयर। ई डी सी पेयर कहाँ मिलता है, यहीं पर मिलता नहीं, ये सही हो जाएगा। आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, यही आंसर होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, 27 नंबर देखते हैं। लिखा हुआ है बोथ रतन एंड मोती आर आइडलर्स एंड डिड नॉट वर्क। देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए, सारा का सारा अलग है, लेकिन ये ज़्यादा शुरू है, ये शुरू है, मतलब ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी चांस है आपके कि या तो दो सही हो सकता है या तीन सही हो, हाई प्रोबेबिलिटी चांस है। अब मैं ये भी पढ़ूँ, बोथ रमन एंड मोती बोथ वर आइडलर्स एंड डिड नॉट वर्क, कि जो रमन और मोती है वो आइडलर्स हैं, मतलब बैठे रहते हैं और कोई काम नहीं करते हैं, है ना। और दियर वीप्स एंड रमन एंड मोती वीप्स, मतलब दियर वीप्स इंट्रोड्यूस ऑर्डर एंड इंडस्ट्री इन द हाउस, मतलब उसकी वाइफ जो है एक इंडस्ट्री स्थापित करती है। रतन एंड मोतीज वाइफ वर्क वेरी हार्ड, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, एंड अर्न ब्रेड फॉर हर फैमिली, मतलब कुछ इनकम करते हैं। आप यदि बी और सी को पढ़िएगा ना, तो यहाँ पर मेनली कह रहा है कि रतन और मोती की जो वाइफ है वो इंडस्ट्री स्थापित की हुई है और अपने बहुत हार्ड वर्क कर रही है और अपने परिवार के लिए जो पैसा कमाती है ना। देखिए यहाँ पर जो बी और सी का आप पढ़ोगे ना, तो इसमें एक कन्फ्यूजन होगा कि बी के बाद सी होगा कि सी के बाद बी होगा, है ना। दोनों सेंस बन सकता है, ऐसा हो सकता है कि बी और सी बी दोनों की वाइफ जो मिलकर एक इंडस्ट्री स्थापित करती है, पहले मतलब इंडस्ट्री स्थापित की होगी, उसके बाद वो उसमें हार्डवर्क की होगी और फिर पैसा अर्न की होगी। पहला केस ये बन सकता है। दूसरा केस ये बन सकता है कि वो दोनों मिलकर मतलब बहुत हार्डवर्क किए होंगे, बहुत सारा पैसा कमाए होंगे और फिर जाके इंडस्ट्री स्थापित किए होंगे, है ना। तो बी के बाद सी भी हो सकता है, सी के बाद बी भी हो सकता है, अनडेफिनेट है कि हम कौन सा लेकर चले, लेकिन इतना ध्यान पता चल सकता है कि बी और सी जब भी होगा साथ में होगा, यानी या तो बी या सी साथ में हो सकता है या सी के बाद बी हो सकता है, मतलब दोनों साथ में होगा,
है ना, दोनों आगे पीछे नहीं जाएगा। और भी हम थोड़ा बहुत लिंक करें, थोड़ा बहुत और भी हम लिंक लेकर चलें, तो देखिए डी नंबर में लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस मेड देम लेजियर। देम किसके लिए आया है? रतन एंड मोती के लिए, ठीक है। दिस मेड, क्या मेड कर दिया उन लोगों को? लेजियर बना दिया। क्या लेजियर? क्या उन लोगों को सुस्त बना दिया? ठीक है, क्या सुस्त बना दिया? कि उनकी वाइफ एक इंडस्ट्री स्थापित कर दिया, उनकी वाइफ इनकम कर रही है, यही इसको सुस्त बना दिया, है ना। इसका मतलब ये निकल के आएगा यहाँ पे कि जो डी होगा ना वो बाद में होगा और इसके पहले कहीं बी और सी होगा। क्या पेयर है पता नहीं, लेकिन मैं बोलना चाह रहा हूँ कि बी और सी पहले होगा डी से, डी लास्ट में जाएगा। डी क्या है आपका? लास्ट में जाएगा। कि दिस मेड देम लेजियर, कि उसने इसको लेजियर बना दिया, सुस्त बना दिया, एकदम आलसी बना दिया। और इसके बाद कोई सेंटेंस नहीं है। इसका मतलब हुआ कि डी मेरा लास्ट में जाएगा, डी बी सी के भी लास्ट में जाएगा। और जनरल मीनिंग में भी लेकर चलोगे ना, यदि पूरा अर्थ पढ़ोगे तो इसमें आपको डी लास्ट में ही दिखेगा, यानी यही आपका एक सही आंसर होने वाला है, ए सी बी डी, है ना। दोनों सेंस को भी फॉलो कर रहा है कि डी के पहले बी या सी कहीं होगा। ये भी फॉलो कर रहा है कि मैंने बोला बी और सी साथ में होगा, सी भी साथ में होगा। मतलब मैं जितना भी कंडीशन लेकर आया ये सबको फुलफिल कर रहा है 3 नंबर पॉइंट, बाकी कोई नहीं करेगा। जैसे बी सी डी डी तो होगा ही नहीं फिर, ये सब, है ना। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखिए, जब भी मैं बनाता हूँ तो आप एक बार भी पूरी कहानी को ना, एक बार लाइन बाय लाइन कहानी को समझने की कोशिश कीजिए। मैं चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ कि रमन एंड मोती जो है आइडलर हैं, सुस्त हैं और कोई काम नहीं करते। ए नंबर। सी नंबर में लिखा हुआ है कि उनकी जो वाइफ है बहुत हार्डवर्क करती है और घर के लिए कुछ पैसे कमाती है। बी में लिखा हुआ है देयर वाइफ हैड इंट्रोड्यूस ऑर्डर इंडस्ट्री इन द हाउस, कि बहुत हार्डवर्क करती है और पैसे घर के, अपने घर के लिए पैसे कमाती है और घर में ही एक हाउस इंडस्ट्री खोल रखी है ना। सी दिस मेड देम लेजियर, और यही जो उन लोगों को क्या लेजियर बना के रखा है ना, कि वो लोग खटना नहीं चाहता। 28 नंबर सवाल देखते हैं, ठीक है। देखिए 20 नंबर 8 को आप पढ़ोगे ना तो इसमें आप सारा ऑप्शन ध्यान तो दिखता है कि 2 या 3 हमारा हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये दोनों में से कोई आंसर हो, ठीक है। अब हर ऑप्शन में दौड़ के जाओ, देखो हर ऑप्शन में आपको ही दिखेगा प्रोनाउन। जब हर ऑप्शन में प्रोनाउन दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये भी बोल सकते हो कि सर कोई भी सेंटेंस शुरू नहीं होगा इस तरह से, तो कोई भी सेंटेंस शुरू नहीं होना चाहिए, है ना। कोई भी सेंटेंस शुरू नहीं होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, कहानी इसके बीच से उठा दिया गया, इसलिए आपको यहाँ ही देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ से भी हम लोग आंसर ढूंढ सकते हैं। मैंने क्या बोला, हाई प्रोबेबिलिटी कि बी और 2 या 3 में से कोई आंसर होगा। तो क्यों ना मैं शुरू करूँ, कहीं से भी शुरू करूँ। जैसे मान लीजिए मैंने ये पढ़ा, ही यूज टू कमिट 1 थेफ्ट। ही कौन है पता नहीं, या ईयर ऑन एवरेज, मतलब वो हर साल एक चोरी करता है। एंड द स्टोलन मनी लास्टेड फॉर द ईयर, कि साल में वो एक ही चोरी करता है और वही एक चोरी जो है उसका पूरा जीवन भर चलता है ना। इस साल में वो एक ही चोरी करता है और वही चोरी उसका जीवन भर काम करता है, ठीक है। ये नंबर, ये एक इंडिपेंडेंट लाइन आपको दिखता है यहाँ से कि ये इंडिपेंडेंट है, यानी ये नंबर शुरुआत हो सकता है, ठीक है। अब मैं बी नंबर एक बार पढ़ता हूँ। अच्छा, अरे डी डी के बारे पढ़ता हूँ। ही होप टू गेट 15,000, वो आशा करता है कि इसको 15,000 पाउंड मिले ऑर्थ ऑफ ज्वेल्स फ्रॉम द सेफ, फ्रॉम द सेफ। अब यहाँ सेफ मतलब तिजोरी, मतलब ये लाइन कहना चाह रहा है कि वो कोई घर में घुसा है और वहाँ कोई तिजोरी है, वो उसको रिफरेंस कर रहा है, ठीक है। यानी ये सेंटेंस शुरू में नहीं हो सकता, और वो पहले घर में घुसेगा, चोरी करेगा, तब ना बोलेगा कि यार, तब उसे पैसा निकालेगा तब ना बोलेगा। मतलब वो तो पैसा बोला कि मेरे को 15 पाउंड मिला, 15,000 पाउंड मिला और अल्लाह ऑर्थ ऑफ ज्वेलरी फ्रॉम द सेफ, ठीक है। तो मतलब डी से शुरू नहीं होगा। अगर मैं चलूँ ही चूज द हाउस, कौन सा हाउस, तो इसको डिफाइन किया गया कि जो सोटोवर ग्रेंज में है ना, कि जो सोटोवर ग्रेंज में है वो हाउस, मतलब जो यहाँ दा लगाया ना वो इसके लिए लगाया है, ठीक है। कमिट हिज नेक्स्ट बर्गलरी। अब यहाँ पर वर्ड देखिए लिखा हुआ है एक वर्ड नेक्स्ट। बर्गलरी मतलब क्या होता है, चोरी। मैंने आपको बताया कि जब भी कहीं वर्ड नेक्स्ट मिल जाए, जब भी कहीं वर्ड नेक्स्ट मिल जाए इसका मतलब हुआ कि उससे पहले भी कुछ काम हुआ होगा, तभी वर्ड वन नेक्स्ट आएगा, वरना नहीं आएगा, है ना। नेक्स्ट कि मैंने ये काम किया, नेक्स्ट मैंने ये काम किया, ठीक है, समझो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग सोच के चल रहे थे ना कि 2 या 3 शुरू होगा, वो तो नहीं होगा, यानी ये दोनों गलत हो गया मेरा, ये दोनों गलत हो गया, समझो। 2 और 3 मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। 4 नंबर भी गलत हो गया, था मतलब आपका फर्स्ट नंबर ही सही है ना। ए बी सी डी। ही यूज टू, कि वह जो है साल में एक बार चोरी करता था और एक बार उस सोटोवर गैरेज में गया कि आगे अपनी एक चोरी अगली चोरी कर सके। ही स्टडीड द डिजाइन ऑफ द हाउस केयरफुली फॉर द नाइट। 15 दिन में वो पूरा कहानी पढ़ लिया। अब सी नंबर, ही फाउंड, वो पाया कि फैमिली हैड गॉन टू लंदन, कि फैमिली तो लंदन चली गई है। द सर्वेंट टू द मूवी, ही ब्रेक इनटू द हाउस वन आफ्टरनून, एक आफ्टरनून घुसा और वहां से 15 पाउंड ज्वेलरी निकाल रहा। पूरी कहानी ये सीरीज में है, लेकिन मैंने आपको सोचना किस तरह सिखाया है, बस आप उस चीज़ को ध्यान रखें, क्योंकि
इस वीडियो का मतलब ही वही है। कहानी तो आप खुद भी एक बार आंसर देख लीजिएगा तो कहानी आप लिंक कर सकते हैं, लेकिन मैं वो नहीं कर रहा, मैं बस सोचने का तरीका आपको दे रहा हूँ। PQRS को कभी कोई टीचर सॉल्व करना नहीं सिखा सकता, लिटरली आपको एक आइडिया दे सकता है कि आपको किस तरह सोचना चाहिए। ठीक है, आप इस 29 नंबर को देखो, ये बहुत ही डेंजरस सवाल हो जाएगा आपके लिए, है ना। बहुत ही डेंजरस सवाल हो जाएगा कि आप इसको बना पाओ, है ना, क्योंकि इसको समझना ही बहुत मुश्किल है। देखिए चारों ऑप्शन अलग अलग है, और जब आप चारों ऑप्शन पढ़ोगे ना, जब आप चारों ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि सब्जेक्ट लाइन कौन सा है, कि सब्जेक्ट लाइन कौन है या इंडिपेंडेंट लाइन कौन है। ठीक है, ये पता ही नहीं चलेगा अगर आप 29 सवाल को, ठीक है, कि 29 नंबर सवाल को यदि आप डिस्कस करो तो आप पता ही नहीं चल जाएगा कि सब्जेक्ट लाइन कौन है, इंडिपेंडेंट लाइन कौन है। तो देखिए यहाँ पे तो भी मैं बता रहा हूँ कि ये डेंजर क्यों है, कि चारों ऑप्शन अलग है और चारों में आप पढ़ लीजिए तो उसके बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि सब्जेक्ट लाइन कौन है और इंडिपेंडेंट लाइन कौन है। ठीक है, पता ही नहीं चलेगा, पर हम लोग लिंक करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए डेंजर है क्योंकि एग्जाम में बैठे बैठे सारी चीज़ों को आप सोच नहीं सकते, है ना। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, यदि आप B नंबर पढ़ोगे ना तो एक जनरल सेंटेंस यहाँ से मिलता है, ये हद से ज़्यादा जनरल मिलता है ना। जो जनरल होता है वो खुद में कंप्लीट होता है, खुद में कंप्लीट होता है, मतलब क्या क्यों कैसे किस लिए, ये सब सवाल बनता ही नहीं उसे। जैसे लिखा हुआ या फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द रैपिड राइज ऑफ पॉपुलेशन, कि वो फैक्टर जो जो रैपिड इंक्रीज कर रहा है पॉपुलेशन को, हैज बीन द ड्रॉप इन द डेथ रेट, कि जो डेथ रेट है उसका ड्रॉ हुआ, उसका कम होने के कारण ये पॉपुलेशन क्या हुआ, बहुत बढ़ गया है। ठीक है, ये एक जनरल सेंटेंस दिखता है। दूसरा C नंबर पढ़िए, लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ मेडिकल ब्रेक थ्रू द डेथ रेट हैज डिक्रीज, कि मेडिकल ब्रेक थ्रू के कारण डेथ रेट में कमी आ गई है। ठीक है, आप ये नंबर पढ़िए, लिखा हुआ है क्रोनिक इन्फेक्टियस सच एज टाइफाइड, चिकन पॉक्स अदर आर एग्जाम्पल्स फॉर नो लॉन्गर फियर्ड। एग्जाम्पल है कि अब लोग नहीं डरते हैं। सवाल उठता है लोग क्यों नहीं डरते हैं, समझे। मैं पढ़ने के तरीके, देखिए मैंने क्या बोला कि ये 29 नंबर बहुत डेंजर है। 29 नंबर जो क्वेश्चन से सबसे ज़्यादा डेंजर सवाल है कि सब्जेक्ट लाइन और इंडिपेंडेंट लाइन का आप हर ऑप्शन पढ़ लोगे ना, आपको दिखेगा यही मेरा शुरुआत हो जाएगा, कोई अंतर नहीं दिखेगा। मैं बस इसको सोचने का तरीका आपको बता रहा हूँ कि ये नंबर आप पढ़िएगा ना, कि ये जो टाइफाइड है, चिकन पॉक्स उधर आप लोग डरते ही नहीं है। सवाल उठता है क्यों नहीं डरते, तो उसका आंसर C में लिखा हुआ है कि बिकॉज मेडिकल ब्रेक थ्रू द डेथ रेट हैज डिक्रीज, कि जो मेडिकल फील्ड में जो ब्रेक थ्रू मतलब क्या होता है, सक्सेस, ब्रेक थ्रू अचीवमेंट भी बोलते हैं, कि मेडिकल फील्ड में जो अचीवमेंट हुए, जो सक्सेस हुए, जो बढ़ोतरी हुई, जो तरक्की हुई है, इसके कारण आप क्रोनिक डिजीज टाइफाइड से लोग नहीं डरते, है ना, समझे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप देखिए कि या तो C और ये आपको एक लिंकिंग वर्ड मिल जाएगा। ठीक है, पहला सवाल है कि या तो C के बाद ये हो या ये के बाद C हो। अब यहाँ कंफ्यूजन होता है। देखिए बिकॉज का प्रयोग से अंतर आता है, बिकॉज यहाँ प्रयोग नहीं हुआ है, बिकॉज ऑफ का प्रयोग हुआ है, समझो। बिकॉज ऑफ मतलब जैसे कारण होता, के कारण, मतलब मेडिकल फील्ड में तरक्की डेथ रेट गिर गया, लोग क्रोनिक डिजीज से अब नहीं डर रहे हैं, है ना, आर नो लॉन्गर फियर्ड। ठीक है, तो अब सवाल है बिकॉज ऑफ मेडिकल ब्रेक द डेथ रेट हैज डिक्रीज, क्रोनिक इन्फेक्शन सच एज टाइफाइड फॉर एग्जांपल आर नो लॉन्गर फियर्ड। ठीक है, यानी यहाँ दिखता है कि C के बाद ये होगा, है ना, ये के बाद C नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, कि लोअर बिकॉज ऑफ मेडिकल द डेथ रेट हैज डिक्रीज, गलत बात है। बिकॉज ऑफ मेडिकल में ब्रेक थ्रू हुआ है, डेथ रेट जो है डिक्रीज हुई है। क्रोनिक डिजीज जैसे टाइफाइड, चिकन पॉक्स और अदर चीजें हैं से लोग अब नहीं डर रहे हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ से दिखता है कि C के बाद ये होगा, C के बाद ये होगा, तो लिटरली 4 नंबर आंसर मेरा नहीं होने वाला। ठीक है, 4 नंबर सवाल नहीं होने वाला। आप A और C को ठीक से पढ़ेगा तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि मेडिकल फील्ड में तरक्की हुई है, लोग गंभीर बीमारियों से अब नहीं डरते, है ना। दूसरी चीज मैं यहाँ पर आपको चीज सोचना सिखा रहा हूँ कि अगर आप C नंबर सवाल देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि बिकॉज ऑफ मेडिकल विद द डेथ रेट हैज डिक्रीज। सवाल उठता है कितना डिक्रीज हो गया, कितना डिक्रीज हो गया, डिक्रीज मतलब इसके बाद का सवाल होना चाहिए, है ना। बिकॉज मेडिकल में तरक्की हुई है, डेथ रेट डिक्रीज हो गया, सवाल हुआ अब कितना डिक्रीज हुआ। जैसे बताना कि जैसे बोल रहे कि मेरा घर बन गया, मतलब बोलेंगे जैसे कि मैं सक्सेस हो गया, तो किस में सक्सेस हुआ, तो CGL में सक्सेस हुआ। ठीक है,
ठीक है। तो मतलब वही है कि यदि यहाँ बोला कि कितना डिक्रीज हुआ है, तो कितना डिक्रीज हुआ है, यदि ये आंसर देखिए मैं बोल रहा हूँ कि सी डी को मान लीजिए लिंक करता हूँ मैं, कि मैं मानकर चलता हूँ कि डिक्रीज हुआ है, तो कितना जैसे कितना डिक्रीज हुआ है। तो अगर मैं सी के बाद डी पढ़ूँ तो डेथ रेट इन इंडिया वाज अप्रोक्सीमेटली 8.5 पर 1000 पीपल। आप बताइए क्या ये डिक्रीज हुआ ये लिखा हुआ है या एक सिंपली डेटा लिखा हुआ है? ये एक सिंपली डेटा लिखा हुआ है। बिकॉज ऑफ मेडिकल ब्रेक थ्रू द डेथ रेट हैज डिक्रीज, पर कितना डिक्रीज हुआ ये डी नंबर में ना लिख के वो जनरल सेंटेंस दे दिया है कि इतना था 2001 में। मतलब ये दिखता है कि सी के बाद डी नहीं होना चाहिए, सी के तुरंत बाद डी नहीं होना चाहिए, है ना, सी के इमीडिएट, है ना, सी के इमीडिएट डी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि सी के बाद डी इमीडिएट होता ना तो यहाँ कुछ ऐसा लिखा होना चाहिए कि लगभग 5% गिर गया है ना, ठीक है, 5% गिर गया, 10% गिर गया, 15/1000 गिर गया, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा लिखा है कि 8.5 पर 1000 पीपल थी 2001 में। इसका मतलब एक जनरल लाइन है, सी से इसका निर्भरता नहीं है, मतलब सी के बाद डी मतलब हो ही नहीं सकता, सी के बाद डी तुरंत हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये होगा कि ये तो होने नहीं जा रहा, फिर ये भी कैंसिल। अब सवाल उठता है कि या तो बी से लाइन शुरू होगा या डी से लाइन शुरू होगा। ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि आप बी वाला मार के आ जाइएगा, तो यही आपका सही होने वाला है। डी नंबर नहीं सही होगा। डी नंबर क्यों नहीं सही होगा कि आप इसको यदि लगता है कि डी नंबर मेरा सही है तो एक बार पूरा पढ़ दीजिए, आपका कन्फ्यूजन एकदम दूर हो जाएगा, है ना। लिखा हुआ है डी में कि इन 2001 द डेथ रेट 8.5 था 1000% में। बी नंबर या फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द रेटेड राइज पॉपुलेशन। देखिए डी के बाद बी कभी एक जो है लाइन लिंक नहीं कर रहा। बी एक जनरल मीनिंग है और उसके बाद जितना आप डेटा लगा दो फलना ढकना लिख दो वो एक बेहतर तरीका होता है लेखन शैली का। तो पहला सही होगा, ये गलत होगा, है ना, ये होगा नहीं। फर्स्ट नंबर सही है कि आप सब्जेक्ट लाइन ढूंढा, बी नंबर मैंने सब्जेक्ट लाइन ढूंढा। दूसरा चीज़ मैंने ये ढूंढा कि मेडिकल में तरक्की हुई जिसके कारण डेथ रेट डिक्रीज कर गया है और बहुत सारी जो गंभीर बीमारियां अब उससे लोग नहीं डरते हैं। तीसरा चीज़ मैंने बताया कि जो डिक्रीज हुआ है कितना डिक्रीज हुआ है, इसका आंसर यदि मेरे को डी में मिल जाता है ना तो ठीक था, लेकिन डी में लिखा हुआ है एक जनरल मीनिंग दिया हुआ है, मतलब कितना डिक्रीज हुआ है उसकी चर्चा नहीं है। इसका मतलब हुआ कि सी के तुरंत बाद डी नहीं होने वाला था। तो मतलब इस तरह से मैंने 2-3 पॉइंट लेकर उसको छाट दिया और इस तरह आंसर मेरा आ गया। ठीक है, चलिए आगे। अगर मैं 30 नंबर सवाल पे चलूँ तो ये बहुत ही आसान है, एक्चुअली बहुत आसान है। यदि मैं बी भी देखो यहाँ रिपीटेशन है तो या तो एक आंसर हो सकता है या दो आंसर हो सकता है ना। अच्छा ये बी नंबर अगर मैं पढ़ूँ ना, सिंस प्री हिस्टोग्राम इतिहास, मतलब बहुत साल पहले लोकस्ट हैव कॉज प्लेग्यूज, ये बहुत सारे पहले के लोग प्लेगू मतलब क्या होता है ना, महामारी बोल सकते हो। ठीक है, प्लेगू मतलब क्या बोलते हो, महामारी एकदम जो फैल गया लंबे समय तक। देखिए लोकस्ट वर्ड है और बहुत सारा लोकस्ट जब होता है, बहुत सारा लोकस्ट हो गया तो उसको स्वार्म बोलते हैं। ठीक है, समझो, है ना। अब पूरा पढ़ोगे ना तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे नियंत्रण की चर्चा की गई है और यहाँ पे बर्बादी की चर्चा की गई है। यानी ए और बी में बर्बादी की चर्चा है और सी और डी में क्या है, नियंत्रण की चर्चा है। तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों साथ में आया होगा, यानी ए और बी जो होंगे ना वो साथ में। जैसे लिखा हुआ है सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम लोकस्ट हैव कॉज प्लेजू, महामारी फैला दी है लोकस्ट ने। स्वाम मतलब लोकस्ट के समूह ने हैव रैक्ड हैवॉक ऑन क्रॉप्स एंड कॉज फेमिन, भूखमरी एंड मास माइग्रेशन, कि लोगों का माइग्रेशन शुरू हो गया है। कि पहले ज़माने में क्या थे, लोकस्ट एक महामारी लेकर आ गए, है ना। प्लेगू सुना होगा और ने, प्लेगू पहले आया था तो लोग डर से एक दूसरे के समीप नहीं जाते थे। कोई प्लेगू हो जाता था उसको जिंदा मिट्टी में दफन कर देते थे, तो इलाज था नहीं। अब प्लेगू के आदमी के सामने जाएंगे तो खुद प्लेगू हो जाएगा, है ना। तो इसलिए क्या करते थे कि जो प्लेगू आदमी होता था उसको पकड़ के जिंदा जो है मिट्टी में दफन कर देते थे, कि कोई तरीका था नहीं उसको रोकने का। तो लोकस हैव कॉज, कि उस समय लोकस जो थे वो महामारी लेकर आए थे। जो लोकस के समूह स्वार्म थे वो पूरी फसल बर्बाद कर दिए, भूखमरी लाकर रख दिए, मास माइग्रेशन हुआ, है ना। तो बी के बाद ए आपका एक डेफिनेट पेयर दिखता है, यानी आप बिना सोचे ये मार सकते थे, है ना, बी ए डी सी। ठीक है, और कोई भी पेयर नहीं बनता। ठीक है, ये नंबर शुरू नहीं हो सकता, है ना, ये नंबर शुरू नहीं होगा क्योंकि यहाँ सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम लिखा हुआ है, तो जनरली सेंटेंस से यहीं से शुरू होना चाहिए, है ना। जैसे किताबों में लिखा होता है बहुत समय पहले की बात है कि ये गांव में एक राजा हुआ करता था, एक फकीर हुआ करता था, मतलब कहानी शुरुआत होने का तरीका होता था। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।